हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आज की क्लास में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं इसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि फूड वेब क्या होता है, यानी खाद्य जाल क्या होता है। फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ट्रॉपिक लेवल पोषण स्तर क्या होते हैं। और फिर उसके बाद में लास्ट में देखेंगे कि बायोम किसे कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का आज की क्लास में हम लोग को अध्ययन करना है। तो चलिए एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम। ये देखिए एक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की इमेज है, जिसको पारितंत्र के नाम से भी कहा जाता है। इसमें सभी चीजें मौजूद हैं, कुछ प्राकृतिक चीजें हैं, कुछ देखिए मनुष्य के रूप में है, कुछ पानी है, पेड़ पौधे हैं। ये देखिए इमेज में दिख रहा है आपको। ये क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। देखिए ये आज का जो भी पढ़ना है हम लोग को, उसको देखिए मैंने इस प्रकार से सबसे पहले क्या पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है फूड वेब, फिर फूड चेन, फिर ट्रॉपिक लेवल, और फिर सबसे लास्ट में बायोम के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, पारिस्थितिकी तंत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। तो आप लोगों के सिलेबस में ये चीज़ें दी गई हैं, बीए फाइनल ईयर वालों के भी और बीएड फोर्थ सेमेस्टर वालों के भी। तो दोनों लोगों के लिए उपयोगी है। इसकी अलावा मैं हर क्लास में आप लोगों को कहता हूँ कि ये जो क्लासेस हैं आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या ट्रेडिशनल जो है बीए बीएससी जो डिग्री वाले कोर्स हैं, उसमें अगर पर्यावरण से संबंधित कोई भी पाठ्यक्रम आपका दिया हुआ है तो उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेट का फर्स्ट पेपर देते हैं, तो उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखिए जो कुछ डीएलएड यानी बीटीसी वाले स्टूडेंट होते हैं, तो वो प्राथमिक स्तर का जो सीटेट का एग्जाम देते हैं या टेट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें भी आपका ये जरूरी है पढ़ना। तो एक तरह से देखा जाए ये ऐसा जो सिलेबस है, ये ऐसे कंटेंट हैं जो आपके कई एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और नोट्स बना लेना चाहिए, जिससे आप उसका उपयोग अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र कहते किसे। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, इसको पारितंत्र भी कहा जाता है, प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है जिसमें इसकी जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होनी। यानी यह एक पृथ्वी की यानी प्रकृति की आधारभूत इकाई होती है जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं। इसको देखिए दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि यह वह जैविक प्रणाली है जहां जीवित प्राणी और उनका भौतिक वातावरण एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं और ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। यह एक संतुलित प्रणाली होती है। यानी देखिए इस इमेज में दिख रहा है कि कुछ जैविक चीजें और कुछ अजैविक चीजें दोनों मिलके एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं। इस इमेज में देखिए पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, मछलियां हैं, सब क्या है, जैविक हैं। और उसके बाद पानी है, हवा है, भूमि है, ये सब क्या है, अजैविक चीजें। तो इनमें आपस में अंतरक्रिया हो रही है और इसी अंतरक्रिया के जो स्थान को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था वो एजी टॉन्सले नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। पारिस्थितिकी असंतुलन के देखिए कारण क्या है, इस समय अपने देश में या दुनिया के और देशों में वनों का उन्मूलन यानी वनों की कटाई बहुत तेज से हो रही है, जिसकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब हो जा रहा है।
उसके अलावा कुछ और भी कारण जैसे मरुस्थलीकरण, वर्षा की अपरिवर्तनीयता, कहने का मतलब वर्षा का जो पैटर्न चेंज हो जा रहा है उसके वजह से, फिर अकाल की वजह से और बाढ़ की वजह से। तो ये जो चीजें हैं ये पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए जिम्मेदार चीजें हैं। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को इस तरीके से देखिए हम लोग दो भागों में बांटते हैं, बांट कर देख लेते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम अथवा मानव निर्मित, मानव के द्वारा कृत। प्राकृतिक पारितंत्र में देखिए स्थलीय पारितंत्र में वन, घास स्थल और चरागाह और मरुस्थल होते हैं। उसी प्रकार से देखिए इसमें जलीय पारितंत्र होता है। जलीय में देखिए दो प्रकार का होता है, एक लवणीय जल और एक अलवण, यानी जो खारे पानी वाला जल होता है, और एक शुद्ध यानी जो है स्वच्छ जल होता है। इसमें देखिए तालाब, झील और झरने होते हैं, और यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें और समुद्र का पानी होता है। उसी प्रकार से देखिए मानव निर्मित भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जैसे कृषि का खेत या खलिहान या जल जीवशाला। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास में पानी का एक स्रोत इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन करते हैं। और उसके अलावा फिर देखिए अंतरिक्ष यान, ये भी एक प्रकार का पारितंत्र होता है, मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो अंतरिक्ष में जब जो यान जाता है तो वहां पर जो लोग उसमें बैठे होते हैं वो मनुष्य के द्वारा नियंत्रित होते हैं और वो भी अंतःक्रिया करते हैं। अब देखिए पारितंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र के या पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं उनको मुख्य तीन रूपों में बांटा जाता है। पहला अजैविक, दूसरा जैविक और तीसरा ऊर्जा संगठक। देखिए इनको इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देखिए अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। अजैविक घटक देखिए तीन प्रकार से बांटा जा सकता है, भौतिक यानी जलवायु घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। भौतिक जलवायु घटकों में देखिए क्या क्या चीजें होती है, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडल का दाब, स्थलाकृतियां और वायु। अकार्बनिक ये हो गया। अब ये अकार्बनिक में देखिए क्या है, जल, मृदा, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, खनिज, चट्टान, विभिन्न प्रकार के तत्व जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। कार्बनिक घटक में देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ह्यूमस, यूरिया, लिपिड और वसा। जैविक घटक में देखिए उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के जंतु और अपघटक छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं। इनको देखिए इस तरीके से एक एक करके भी हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, जैविक संगठक, बायोटिक कंपोनेंट। इसमें देखिए उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर, जो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं और उनका भक्षण विभिन्न प्रकार के जीव के द्वारा किया जाता है। तो उनको देखिए उपभोक्ता कहा जाता है, कंज्यूमर्स। इसमें कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं। ये पौधों और अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो केवल पौधों को पौधों की पत्तियों को खाते हैं, उनकी टहनियों को खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जीव जंतुओं को खाते हैं। उसके बाद देखिए अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स। ये विभिन्न प्रकार के कवक और बैक्टीरिया होते हैं जो किसी जीव के मृत हो जाने पर, किसी पेड़ पौधे के काट दिए जाने पर उसको क्या करता है, विघटित करके उसके पोषक तत्वों को मिट्टी में मिला देता है। दूसरा घटक है देखिए ऊर्जा संगठक, एनर्जी कंपोनेंट। इसके अंतर्गत देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करके इसमें शामिल किया जाता है। अगला है अजैविक संगठक या एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक और भौतिक कारकों को सम्मिलित करते हुए निर्जीव अवयव होते हैं। ये जीवों की उत्तरजीविता और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। यानी इसमें विभिन्न प्रकार के भौतिक अवयव होते हैं जो जीवों की उत्तरजीविता और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए पारितंत्र का प्रकार, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा स्थलीय पारितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसका उदाहरण देखिए जंगल, मरुस्थल, घास के मैदान। उसी प्रकार जल पारितंत्र का उदाहरण देखिए एक तालाब, झील, नदी और समुद्र हो गया। अब पारितंत्र के एक उदाहरण को देख लेते हैं इकोसिस्टम का। एक तालाब में जल देखिए अजैविक कारक है,
जलकुंभी और काई इसमें उत्पादक हो गए, और मछली और मेढक इसके उपभोक्ता हो गए, तथा बैक्टीरिया अपघटक के रूप में मिलकर एक पूर्ण पारितंत्र का निर्माण करते हैं। यानी सबसे पहले तालाब में जो जल है वो अजैविक घटक है, उसमें जलकुंभी और काई पाई जाती है, तो वो उत्पादक हो गई, यानी सूर्य के प्रकाश में वो भोजन बनाते हैं। फिर इनको मछली के द्वारा उपभोग किया जाता है, मेढकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। फिर इस मछली मेढक को कुछ और भी जीव जंतु अपना भोजन बनाते हैं, और फिर इन जीव जंतुओं के मर जाने के बाद जो अपघटक होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके मिट्टी में फिर से मिला देते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से एक पारितंत्र बनाती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं भोजन की श्रृंखला, कैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र में या पारितंत्र में भोजन की श्रृंखला जीवों के बीच चलती है, कार्य करती है। देखिए, भोजन श्रृंखला यानी फूड चेन प्रकृति में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने वाला एक क्रम होता है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो उसको उससे ऊर्जा मिलती है, और इसी प्रकार से एक श्रृंखला बनती है जो ऊर्जा और पोषक तत्वों को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करती है। एक प्रकार से चेन के रूप में हो जाता है कि एक जीव को दूसरा जीव खाएगा, उसके अंदर ऊर्जा जाएगी, फिर उसको दूसरा खाएगा, तो इस तरह से एक चेन बन जाता है। तो भोजन श्रृंखला के जो मुख्य घटक होते हैं वो देखिए, क्या अभी मैंने हम लोग को बताया आप लोग को कि सबसे पहले उत्पादक होता है। ये वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे और घास इत्यादि। इसका उदाहरण देखिए, घास है। उपभोक्ता कंज्यूमर्स होते हैं, ये वे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर होकर प्राप्त करते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी ये शाकाहारी जीव होते हैं, ये उत्पादकों को खाते हैं। यानी देखिए भेड़ बकरियां जो है क्या है, ये प्राथमिक जो है उपभोक्ता है, और उत्पादक क्या हो गए, घास हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये प्राथमिक। तो उनको ये लोग उपभोक्ता पहले जो है वो उनका भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसमें देखिए खरगोश, गाय, हिरण, भेड़, बकरी, तो ये सब क्या है कि प्राथमिक उपभोक्ता है। इनका भोजन क्या है, घास है। इसके बाद फिर देखिए द्वितीयक उपभोक्ता है। ये द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो गए, मांसाहारी जीव होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, यानी लोमड़ी या सांप, ये लोग क्या करते हैं, जैसे सांप देखिए मेढक का भक्षण करता है, लोमड़ी भी कुछ जीव जंतुओं को खाता है। अब देखिए अगला है तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर। ये शीर्ष मांसाहारी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, बाज। बाज देखिए सांप को खाता है, बाघ लोमड़ी वगैरह को खा सकता है, शेर इन सबको खाता है। अब देखिए अपघटक डिकम्पोजर्स, ये वे जीव होते हैं जो मृत जीवों को सड़ा गलाकर मिट्टी में पोषक तत्व वापस मिला देते हैं। सबसे लास्ट में यही लोग काम करते हैं। जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको लोग उसके शरीर के पार्ट्स को विघटित करके और उसको जो तत्व होते हैं उसको जमीन में फिर से मिला देते हैं। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के फफूंद होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और केचुआ होते हैं। ठीक है, आप देखिए एक भोजन श्रृंखला का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन। स्थलीय भोजन श्रृंखला यानी टेरेस्ट्रियल फूड चेन में देखिए घास क्या हो गई, उत्पादक हो गई, टिड्डा क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, सांप तृतीयक उपभोक्ता और बाज सबसे शीर्ष उपभोक्ता। देखिए घास उत्पादक, टिड्डे प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, सांप तृतीयक उपभोक्ता और बाज शीर्ष उपभोक्ता। देखिए इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला के देखिए उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। देखिए बाज है यहाँ सबसे उच्च स्थान पर, देखिए ये सांप है, इसके नीचे देखिए मेढक हैं, ये देखिए ये जो है पेड़ पौधे झाड़ियां हैं। उसी प्रकार से देखिए ये जल तंत्र का है, यहाँ पर शैवाल वगैरह है, लेकिन वह यहाँ देखिए केकड़ा है, बिच्छू है, फिर देखिए यहाँ मछली है, फिर ये सारस है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पेड़ पौधे हैं, फिर हिरन है और हिरन का भक्षण फिर बाघ के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो है खाद्य जो श्रृंखला बनती है। ठीक, अब देखिए खाद्य श्रृंखला में या स्थलीय पारितंत्र में किस प्रकार की चराई श्रृंखला, देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया घास, टिड्डा, मेढक, सांप और चील, यानी सबसे सीरियल वाइज है, यानी यहाँ से उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चौथा उपभोक्ता। उसी प्रकार से देखिए एक जलीय पारितंत्र में किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनती है। देखिए यहाँ विभिन्न प्रकार के पादप और प्लवक होते हैं, प्लैंकटन होते हैं।
ये जंतु प्लैंकटन होते हैं, फिर इनको मछलियां खाती हैं, शाकाहारी मछलियां, और फिर इन मछलियों को मांसाहारी मछलियों के द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है। देखिए इसको इस तरीके से हम लोग इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये घास का यानी घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला है। देखिए अब जलीय भोजन श्रृंखला भी हम लोगों ने देख लिया कि भोजन प्लवक के द्वारा बनता है, उसको छोटी मछली खाती है शाकाहारी मछली, फिर उसको बड़ी मछली खाती है, और इन मछलियों को फिर मनुष्य खाता है। जैसे देखिए मांगुर मछली, देखिए आप लोग जानते हैं क्या होती है, मांसाहारी होती है। वो क्या करती है, छोटी छोटी दूसरे मछलियों को तालाब में अपना भोजन बनाती है और फिर उसको मनुष्य खाता है। अब देखिए ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, पोषण स्तर। ये देखिए ट्रॉपिक स्तर भोजन श्रृंखला में किसी जीव का स्थान या स्तर होता है जिससे यह पता चलता है कि वह जीव ऊर्जा और पोषक तत्वों की श्रृंखला में कहाँ स्थित है। जैसे देखिए हर ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा क्या करती है, एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, लेकिन यह ऊर्जा हर स्तर पर घटती जाती है। देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो ऊर्जा होती है अगले लेवल पर जाने पर केवल 10% ही स्थानांतरित होती है, बाकी क्या हो जाती है, वातावरण में मिल जाती है। देखिए ये आहार श्रृंखलाएं हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के पोषण स्तरों को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, गेहूं, घास, पौधे, गेहूं। ये देखिए यहाँ क्या है कि पोषण स्तर यानी ऊर्जा का जो है जमाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ऊर्जा जब देखिए यहाँ पर पहुँचेगी तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी। इसके देखिए इसके बाद फिर देखिए तीसरे स्टेज में जाएगी तो यहाँ और कम हो जाएगी। यहाँ देखिए गेहूं को चूहा खाया, चूहे को सांप ने खाया। यहाँ देखिए पौधे को कीट ने खाया, कीट को मुर्गी ने खाया। यहाँ घास को देखिए बकरी ने खाया, बकरी को मनुष्य ने खाया। यहाँ मनुष्य गेहूं को भी डायरेक्ट खाता है। तो यहाँ क्या है कि मनुष्य सीधे गेहूं का उपभोक्ता है और यहाँ पर किसी के माध्यम से है। देखिए यहाँ पर अब देखिए मुर्गी को फिर मनुष्य उपभोग कर रहा है, फिर यहाँ पर देखिए सांप को मोर खा रहा है और फिर मोर का मनुष्य इस्तेमाल करता है, उसका उपभोग करता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक क्या दिख रहा है कि आहार श्रृंखला बनी हुई है, फूड चेन बनी हुई है। अब देखिए ट्रॉपिक स्तर के जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या है। पहला है प्रथम ट्रॉपिक स्तर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसमें देखिए क्या होता है कि उत्पादक शामिल होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। इसमें देखिए घास, पेड़, शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन इत्यादि आते हैं। दूसरा देखिए ट्रॉपिक लेवल है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी शाकाहारी जीव होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर देखा गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, जू प्लैंक्टन इत्यादि। फिर देखिए तीसरा ट्रॉपिक लेवल जो होता है इसमें द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, यानी ये मांसाहारी होते हैं और शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जैसे देखिए मेढक, सांप, छोटी मछलियां। फिर देखिए अगला जो है चौथा ट्रॉपिक लेवल होता है, इसमें तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, यानी ये मांसाहारी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं। इसमें देखिए बाज, बाघ, शेर और बड़ी मछलियां शामिल हैं। फिर देखिए पांचवा ट्रॉपिक लेवल है जो सबसे उच्च ट्रॉपिक लेवल होता है, इसमें शीर्ष शिकारी शामिल होते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे ऊपर होते हैं और इनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता। जैसे देखिए मनुष्य कुछ मामलों में, शेर, व्हेल। इनके उदाहरण देखिए स्थलीय ट्रॉपिक लेवल में जैसे घास हो गया उत्पादक, टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता और बाज हो गया शीर्ष शिकारी। ये देखिए इस प्रकार से पोषण स्तर का ये जो है एग्जाम्पल है। अब देखिए अगला है ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह क्या होती है, एक छोटा सा टर्म है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि ऊर्जा जो है एक लेवल से दूसरे लेवल में जब स्थानांतरित होती है तो देखिए केवल ऊर्जा का 10% ही अगले स्तर तक पहुंचता है। शेष 90% ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है या जैविक कार्यों में खर्च हो जाती है। इसलिए देखिए जैसे जैसे हम ऊपर के ट्रॉपिक स्तरों पर जाते हैं ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। अब है देखिए फूड वेब, भोजन का जाल। ये क्या होता है, देखिए भोजन जाल, फूड वेब एक जटिल नेटवर्क होता है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच भोजन के संबंधों को दर्शाता है। यह कई भोजन श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा हुआ
रूप होता है। वहां हम लोगों ने देखा फूड चेन के बारे में, तो फूड वेब क्या है, उसी का बड़ा बृहद कॉन्सेप्ट है। इसमें कई फूड चेन एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती है। यह जाल दर्शाता है कि एक ही जीव कई प्रकार के भोजन खा सकता है और कई शिकारी उसका शिकार कर सकते हैं। यानी इसमें दिखाता है कि एक जीव कई प्रकार के भोजन को खा सकता है और फिर उसको कई शिकारियों का भी शिकार होना पड़ता है। देखिए, भोजन जाल यानी खाद्य जाल की विशेषताएं क्या क्या हैं कि यह एक से अधिक भोजन श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा देखिए, यह दर्शाता है कि जीव एक दूसरे पर कितने निर्भर होते हैं। यह अधिक यथार्थवादी है क्योंकि कोई भी जीव सिर्फ एक ही प्रकार का भोजन नहीं करता। यानी यहाँ इस पे दिखाया जा रहा है कि एक जीव एक ही प्रकार के भोजन पर निर्भर नहीं रहता। देखिए, जैसे मनुष्य को ही देख लीजिए, मनुष्य क्या है कि शाकाहारी चीजों को भी खाता है, मांसाहारी चीजों को भी खाता है, पेड़ पौधों को भी मनुष्य खाता है, जैसे साग सब्जियां, कुछ ऐसी घासें हैं जिनका उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है कि ये इसी को दिखा रहा है। अब देखिए, भोजन जाल का एक उदाहरण देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र घास का मैदान यानी ग्रास लैंड इकोसिस्टम का उदाहरण, जिसमें देखिए उत्पादक है घास पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता देखिए टिड्डी खरगोश चूहा, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, मेढक सांप और नेवला, और तृतीयक उपभोक्ता कौन है, चील उल्लू और शेर। तो देखिए, उदाहरण के अनुसार भोजन जाल कैसे बनता है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने, मेढक को सांप ने और सांप को चील ने। उसी प्रकार से देखिए, घास को खरगोश भी खाता है, खरगोश को नेवला और नेवले को चील। उसी प्रकार से देखिए, घास को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप उल्लू। घास देखिए, चूहे, चील। तो ये देखिए क्या है कि इन सभी श्रृंखलाओं को मिलाकर एक भोजन जाल बनता है जिसमें एक ही जीव, जैसे देखिए चूहा कई अलग अलग भोजन श्रृंखलाओं में एक हिस्सा बनता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कई जगहों पे देखिए चूहा जो है कॉमन है, तो उसको कई तरीके से भोजन प्राप्त हो रहा है, यानी कई जीवों का वो आहार बन रहा है। देखिए इस तरीके से यहाँ दिखाया गया। देखिए इस इमेज में बहुत क्लियर है। यहाँ देखिए खरगोश है तो लोमड़ी के द्वारा, चूहों के देखिए लोमड़ी के द्वारा, कीट बच्ची जो पक्षी होते हैं इनको भी देखिए लोमड़ी के द्वारा। देखिए ऐसे होता है। देखिए यहाँ तिलचट्टा है, देखिए मेढक के द्वारा, ये जो कुछ देखिए पक्षी हैं, शिकारी पक्षी हैं, देखिए सांप है, सांप मेढे को भक्षण, उल्लू देखिए सांप को खाता है। तो ये सब एक दूसरे से क्या है कि जाल के रूप में जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे का आहार ये बनते हैं और जरूरत नहीं है कि एक ही प्रकार का, जब इनको जिस प्रकार का आहार मिलता है वो उस प्रकार का आहार सेवन करते हैं। अब देखिए भोजन जाल का क्या महत्व है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। किसी एक जीव के विलुप्त होने पर भी दूसरी श्रृंखलाएं जीवित रह सकती हैं। यानी एक जीव का भोजन का सोर्स, एक सोर्स खत्म हो जाता है तो उसका दूसरा सोर्स बचा रहता है, तो वो दूसरे तरीके से भी भोजन प्राप्त कर सकता है। यह ऊर्जा के प्रवाह को विभिन्न मार्गों से दर्शाता है। इसमें हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी जीव की भूमिका कितनी अहम होती है। देखिए भोजन जाल भोजन श्रृंखला से अधिक जटिल और यथार्थवादी होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक विविधता को दर्शाता है और यह समझने में मदद करता है कि सभी जीव कैसे एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो फूड का जो वेब है, फूड चेन से बहुत विस्तृत होता है और इसमें दिखाता है कि सभी जीव जंतु एक दूसरे से कितने घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं और कैसे इनका आपस में एक दूसरे से परस्पर रिलेशन है। अब देखिए अगला है बायोम, जिसको जैव क्षेत्र कहा जाता है, इंग्लिश में बायोम, हिंदी में जैव क्षेत्र। ये देखिए क्या होता है कि बायोम पृथ्वी की एक बड़ी भौगोलिक क्षेत्र होती है जहां जलवायु यानी क्लाइमेट, मिट्टी, सॉइल, पौधे, प्लांट्स और जानवर, एनिमल्स का प्रकार लगभग एक ही समान होता है। यानी एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर अलग अलग तरह के जो लोग पाए जाते हैं। जैसे वहाँ की मिट्टी, एक जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे आप भारत के किसी क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, तो वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, वहाँ के जीव जंतु अलग तरह के दिखेंगे। उसी प्रकार से आप चले जाएंगे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ के जीव जंतु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु वो क्या होगी, अलग होगी।
तो इस तरीके से ये बायोम अलग अलग होते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि बायोम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जीव जंतु और वनस्पतियां विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होते हैं। यानी वहां के जीव जंतु, वहां की वनस्पतियां उसी वातावरण पर्यावरण में अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं। उनको दूसरे क्षेत्र में ले जाएंगे तो वो चीजें वहां नहीं होंगी। ठीक है, तो ये अपने ही क्षेत्र में अनुकूलित होते हैं। इनका जो अपना खुद का क्षेत्र होता है, इसी को जैव क्षेत्र या बायोम कहा जाता है। देखिए, बायोम की विशेषताएं क्या होती हैं। यह देखिए, एक बायोम में जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र लगभग एक समान होता है। यानी किसी बायोम का जो जलवायु होती है और पारिस्थितिकी तंत्र एक समान होता है, डिफरेंट नहीं होता। तो अलग अलग बायोम में इन चीजों में विभिन्नता देखी जाती है। प्रत्येक बायोम में देखिए विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां और जानवर पाए जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विशेष प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती, वो वनस्पतियां हर जगह नहीं पाई जाती। उसी प्रकार से कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु होते हैं, वो ही हर जगह नहीं पाए जाते, बस उसी क्षेत्र में पाए जाते। जैसे देखिए, एक सींग वाला गैंडा हो गया या फिर टाइगर हो गया। तो टाइगर देखिए हर जगह नहीं पाया जाता, उसका अपना एक क्षेत्र होता है, वहां पर वो पाया जाता है। देखिए, बायोम जो है वो प्राकृतिक कारकों जैसे तापमान, वर्षा, ऊंचाई और अक्षांश पर आधारित होते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं अपने देश में जैसे जहां पर रसीले फल होते हैं, जैसे सेब, संतरा, अंगूर, लेकिन ये हर जगह नहीं होते थे। उनका वो बायोम है कि वो उसी क्षेत्र में होंगे, दूसरे क्षेत्र में नहीं होंगे। अब देखिए, मुख्य स्थलीय बायोम कौन कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम्स, जिसमें देखिए पहला है वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें देखिए जो स्थान है ये कहाँ पाया जाता है, ये अमेजन की घाटी में यानी दक्षिण अमेरिका में, कांगो बेसिन यानी अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, यहाँ पेड़ जो होते हैं बहुत घने होते हैं और यहाँ जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण देखिए, यहाँ बंदर, तितलियाँ, बड़ी बेलें, आर्किड फूल इत्यादि सब पाए जाते हैं। तो जैव विविधता यहाँ पर देखिए जीव छोटे बड़े हर तरह के जीवधारी हैं और फिर पेड़ पौधे भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जिसलिए यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से देखिए घास के मैदान का बायोम, ये भी देखिए अफ्रीका के सवाना के घास के मैदान, भारत के तराई क्षेत्रों के मैदान। यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ कम पेड़ लेकिन घासें लंबी लंबी और शाकाहारी पशु बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके उदाहरण देखिए जेब्रा, हिरन, शेर, हाथी। उसके प्रकार देखिए एक रेगिस्तान का बायोम का उदाहरण, इसका उदाहरण देखिए थार का मरुस्थल भारत में और सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रातें ठंडी होती है, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ का उदाहरण देखिए ऊँट यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ सांप पाए जाते हैं, यहाँ पर कैक्टस यानी नागफनी के पौधे पाए जाते हैं। तो ये उसी प्रकार के क्षेत्र में पाए जाएंगे, हर जगह नहीं पाए जाएंगे। उसके अलावा देखिए टुंड्रा बायोम है, ये देखिए क्या होता है, बहुत ठंडे स्थानों पर, जैसे देखिए आर्कटिक क्षेत्र में, अलास्का में, साइबेरिया में होता है ऐसा। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ की जमीन बर्फीली होती है, यहाँ छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। यहाँ जो जीवधारी पाए जाते हैं देखिए ध्रुवी भालू, कस्तूरी बैल, काई और लाइकेन पाया जाता है। उसी प्रकार से देखिए समशीतोष्ण वन टेम्परेट फॉरेस्ट का देखिए उदाहरण है, इसलिए ये कहाँ पाया जाता है, यूरोप में, पूर्वी अमेरिका में, पूर्वी एशिया में। इनकी विशेषताएं क्या है, यहाँ की 4 प्रकार की ऋतुओं पाई जाती हैं, यहाँ पे मध्यम वर्षा होती है, यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं वो पर्णपाती होते हैं, यानी इनके पेड़ की जो पत्तियां होती हैं पतझड़ के समय में झड़ जाती है, फिर से दोबारा आती है। इसमें देखिए जो जीव जंतु पाए जाते हैं, हिरन, लोमड़ी, ओक और मेपल के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए कुछ मुख्य जलीय बायोम हैं, एक्वाटिक बायोम्स हैं, जिसमें देखिए मीठे पानी का बायोम होता है, फ्रेश वाटर बायोम, इसमें नदियाँ, झीलें, तालाब होते हैं। इसमें देखिए क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, मेढक और कछुआ होते हैं, पाए जाते हैं। उसी प्रकार से देखिए समुद्री बायोम होता है, मेरीन बायोम, ये महासागर और समुद्र का बायोम होता है। यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी मछलियाँ जैसे वेल, डॉल्फिन, शार्क, प्रवाल इत्यादि पाई जाती हैं। ये देखिए किसी मीठे पानी के बायोम में नहीं पाए जाएंगे, इनका ये अपना क्षेत्र है, ये उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो देखिए बायोम पृथ्वी के पर्यावरण और जीव जंतुओं को समझने का क्या है, एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां विभिन्न प्रकार के जीवन को प्रभावित करती हैं। हर बायोम में जीवन का अनूठा रूप होता है जो उस विशेष वातावरण के अनुसार
ढला होता है, यानी हर बायोम का अपना अपना अलग विशेषता होता है और वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उसी विशेषता के अनुसार अपना जीवन वहाँ जीते हैं। अलग क्षेत्र में उनको अगर ले जाया जाएगा तो वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बायोम्स का ये इमेज देख लीजिए आप लोग। देखिए ये क्या है, सवाना का बायोम है, ये देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये समुद्र का है। उसी प्रकार से देखिए एक जंगल का है, ये देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट का है, ये साफ पानी का है। देखिए एक घास भूमि का है, ये बोरियल फॉरेस्ट का है, ये टुंड्रा जलवायु का है। इसको देखिए इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ सवाना का है, ये मरुस्थल है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, ये देखिए फ्रेश वाटर, ये समुद्री पानी, ये टुंड्रा जलवायु, ये बोरियल फॉरेस्ट, ये घास। तो सबका अपना अपना अलग अलग बायोम होता है, सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। अब देखिए जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पर्यावरण के बारे में पढ़ा था, आज की क्लास में पारितंत्र के बारे में पढ़ा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। जैसे लगता है कि दोनों एक ही हैं, तो एक नहीं है। इसमें देखिए क्या होता है कि परिभाषा के आधार पर पर्यावरण का मतलब क्या होता है कि जैविक और अजैविक घटकों का समुच्चय, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो पर्यावरण हो गया। लेकिन जैविक अजैविक घटकों की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो पारितंत्र में, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिया करते हैं। यहाँ क्या है कि इनका बस समुच्चय बताया जा रहा है कि हाँ ये चीजें मिलकर पर्यावरण बन रहा है। लेकिन यहाँ पारितंत्र में क्या हो रहा है कि एक दूसरे के साथ ये लोग अंतः क्रिया कर रहे हैं। इनका संबंध देखिए यहाँ पर क्या है कि बड़ा और व्यापक होता है, और यहाँ पर ये पर्यावरण का एक भाग होता है। यानी पर्यावरण जो है संबंधों के आधार पर क्या होता है, बहुत बड़ा और व्यापक होता है। और पारितंत्र क्या होता है कि किसी पर्यावरण का एक छोटा सा पार्ट होता है, यानी अलग अलग पारितंत्र होते हैं। तो ये क्या हो गया, पार्ट हो गया। इसका उदाहरण देखिए, पृथ्वी का जो वातावरण है वो क्या है, पर्यावरण का उदाहरण है। जबकि अभी हम लोगों ने देखा कि तालाब, जंगल, खेत इत्यादि का अपना अलग अलग पारितंत्र होता है। तो इससे देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि पर्यावरण और पारितंत्र दोनों ही जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यदि इनका संतुलन बिगड़ता है तो पूरे जीवन चक्र पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि संरक्षित और संतुलन बनाए रखना चाहिए इनको। अगर इनको सही तरीके से संरक्षित नहीं रखा जाएगा, इनके संतुलन को नहीं बनाए रखा जाएगा, तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं आएंगी, जिसमें बहुत ज़्यादा जनहानि मानहानि हो। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने आज की क्लास में पारितंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के टर्म के माध्यम से अध्ययन किया। ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ों को आप अच्छे से तरीके से पढ़े रहेंगे तो आप अपने पर्यावरण के बारे में भी जानते रहेंगे, पर्यावरण से संबंधित आपके अंदर जागरूकता भी आएगी और दूसरे लोगों को भी आप इसके बारे में सजग करेंगे। और अगर आपके परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से लिखने में भी सक्षम होंगे। आपके सिलेबस में बस लिखा है कि एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, तो केवल उसकी परिभाषा लिख देने से नहीं होता है, उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं इसको कई क्लासेस में पार्ट पार्ट करके आप लोगों को करवा रहा। अगर मैं चाहता तो छोटे पार्ट में भी इसकी परिभाषा उदाहरण देकर इसको जल्दी खत्म कर देता, लेकिन नहीं, ऐसा करने से क्या होगा कि आप उसके बारे में विस्तृत गहरी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी और आप लोगों ने इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक मेरी इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।